नमस्कार, मैं हूं प्रदीप व्यास और आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 12 में हिंदी विषय के लिए भाषा, व्याकरण और लिपि। ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है और परीक्षा में 2 अंक आता है और इसमें हम सरलता से इसको अध्ययन करेंगे। इसमें 3 शब्द अलग अलग हैं, तीनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहला शब्द आता है भाषा। भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी या विचार व्यक्त करना। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक अभिव्यक्त करते हैं। विचारों का आदान प्रदान होता है, अर्थ ग्रहण करने में सरलता होती है। भाषा, इसके 2 रूप हैं, 2 भेद हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मौखिक भाषा बोलकर व्यक्त की जाती है, लिखित भाषा लिखकर व्यक्त की जाती है। इनमें अंतर, मौखिक भाषा परिवर्तनशील है, नवीनता होती है, ताजगी लिए होती है, जबकि लिखित भाषा रूढ़ और प्राचीनता लिए होती है। मौखिक भाषा में नए नए शब्द जुड़ते रहते हैं ताजगी का, नवीनता के कारण से, लेकिन लिखित भाषा में जो एक बार लिख दिया जाता है तो उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। तो ये परिवर्तनशील मौखिक भाषा जो है परिवर्तनशील है, लिखित भाषा अपरिवर्तनशील है। ये दोनों में थे। इसी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है बोली। बोली और भाषा में क्या अंतर है? बोली 8 से 10 मील के बाद प्रायः बोली बदल जाती है। ये भाषा का स्थानीय रूप होता है, लोकल रूप, छोटा रूप। कहते हैं 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर बदले वाणी। तो 8 से 10 मील के बाद प्रायः बोली बदल जाती है। भाषा बहुत विराट स्तर पर, बहुत विस्तृत स्तर पर बोली जाती है। एक भाषा के अंदर, अब दोनों में अंतर अगर चर्चा करें तो दोनों में अंतर क्या है? भाषा विराट स्तर पर, विस्तृत स्तर पर बोली जाती है, जबकि बोली छोटे से क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है, स्थान और संख्या बल सीमित है। दूसरा, एक भाषा के अंदर अनेक बोलियां आ सकती है, या कह सकते हैं अनेक बोलियां मिलकर के भाषा बनाती है, जबकि बोली में भाषा नहीं आ सकती। भाषा का अपना मानक रूप होता है, जबकि बोली का मानक रूप नहीं होता। भाषा का अपना व्याकरण होता है, जबकि बोली का व्याकरण नहीं होता मूल रूप से। ये इनमें अंतर। फिर राष्ट्रभाषा पर चर्चा करें। हर राष्ट्र की एक भाषा होती है, जिसके कारण से उसकी पहचान होती है, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोग, नेता, व्यापारी, उनमें आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है। परिभाषा, एक राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा व्यवहारगत पहचान के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो अधिकतर लोग वहाँ के उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत के अंदर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इसको मानते हैं, मगर कहीं पेचीदिया इसके अंदर भी, जिसके कारण से इसको जो मान, वो स्थान जो मिलना चाहिए राष्ट्रभाषा का, वह नहीं मिल पाया। इस कारण से 14 सितंबर 1949 को भारतीय जो है संविधान के अंदर इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 14 सितंबर को राजभाषा का दर्जा देने के कारण ही प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है और देवनागरी लिपि हमारी राष्ट्रलिपि है भारत की जो है। ये संविधान के अंदर उल्लेखित है। अब चर्चा करते हैं भारोपीय भाषा परिवार। ये क्या है? जैसा कि सर्वविदित है कि भारत के अंदर अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषाएं जो बोली जाती है, तो भारत के अंदर 700 भाषाएं हैं। अगर देखा जाए तो 700 भाषाएं, मगर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मात्र 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। इसी प्रकार विश्व के अंदर लगभग 3000 भाषाएं हैं। उन 3000 भाषाओं को 10 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है, डिवाइड किया गया है। उसमें भारतीय भाषाओं को जिस भाषा परिवार में सम्मिलित किया गया है उसका नाम है भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय शब्द का अर्थ है भारत और यूरोप के देशों की भाषाओं का सम्मिलित रूप।
ये 10 जो ग्रुप है, 10 जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें बहुरूपीय भाषा परिवार का नाम जो है इसमें दिया गया है, जिसमें भारतीय भाषाएं सम्मिलित की जाती है। अब प्रश्न उठता है कि भारत में जो हिंदी भाषा है उसका उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, तो समझ लायक है। जैसा कि हम जानते हैं भारत में जितनी भाषाएं वो सब संस्कृत भाषा से बनी है, तो हिंदी भाषा भी संस्कृत भाषा से ही इसका सृजन हुआ। 10वीं शताब्दी में इसका सृजन हुआ था। हिंदी भाषा का सृजन हुआ था कई चरणों में संस्कृत से, जिसको समझते हैं। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, जिसमें 4 वेदों का सृजन हुआ मूल रूप से। वैदिक संस्कृत के बाद आती है लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण महाभारत ग्रंथ है उनका सृजन हुआ। फिर पाली, प्राकृत, जिनमें जैन और बौद्ध साहित्य लिखे गए। फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा का मतलब है बिगड़ा हुआ रूप, संशोधित रूप। उसके बाद आता है सौरसेनी अपभ्रंश। फिर 7वां चरण जो आता है लास्ट, उसमें हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। यानी वैदिक संस्कृत से हिंदी तक पहुंचने में 7वां चरण है, और ये 10वीं शताब्दी में इसका सृजन हुआ था। उस समय इसका जो प्रारंभिक रूप था वो बड़ा सरल सुबोध था, सरलता थी इसके अंदर, सहजता थी, और उसका साहित्यिक रूप माना जाता था खड़ी बोली। हिंदी में खड़ी बोली में अंतर है। खड़ी बोली का मतलब है खरी बोली, प्योर, शुद्ध, जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द नहीं है। जबकि आज वर्तमान में जो हिंदी बोलते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, वह शुद्ध नहीं है। उसमें अनेक भाषाओं के शब्द हैं। उसमें संस्कृत के भी शब्द हैं, अंग्रेजी के भी हैं, उर्दू है, अरबी फारसी है, दूसरी भाषाओं के भी शब्द इसमें सम्मिलित है। और खड़ी बोली का मतलब है शुद्ध, जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द नहीं है। तो कवियों ने खड़ी बोली में भी रचनाएं लिखी है और हिंदी में भी लिखी है, तो दोनों में थोड़ा अंतर है जिसको समझने की जरूरत है। अब भाषा के बाद आता है आगे कि उपभाषाएं और बोलियां क्या है भाषा का वर्गीकरण में। तो उपभाषाएं भाषा की जो है वह 5 है और 18 बोलियां हैं उन उपभाषाओं में। उपभाषाएं 5 कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी। सर्वप्रथम पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंदर 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जिसको कोड के रूप में आप ABC याद कर सकते हैं। फिर सेकंड नंबर पश्चिमी हिंदी, इसमें आती है खड़ी बोली, जिसका दूसरा नाम पौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी, जिसको बांगरू भी कहते हैं। फिर बिहारी, बिहारी में आती है भोजपुरी, मैथिली और मगही। फिर पहाड़ी, पहाड़ी में गढ़वाली, गढ़वाली जो बोली है वह टिहरी गढ़वाल जो क्षेत्र है उत्तराखंड राज्य में, वहाँ बोली जाती है। कुमाऊनी, कुमाऊनी अल्मोड़ा नैनीताल क्षेत्र में बोली जाती है जो उत्तराखंड राज्य में है। और फिर तीसरी मंडियाली, जो कुल्लू क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ बोली जाती है। फिर 5वीं उपभाषा है राजस्थानी। राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, जिसको जयपुरी भी कहते हैं, और मालवी। तो ये कुल 18 बोलियां हो गई जो 5 उपभाषाओं के अंतर्गत वर्गीकृत की गई है। इसके अध्ययन के बाद भाषाओं में देखें कि किस भाषा में कौन सी लिपि है। हालांकि लिपि टॉपिक के अंदर समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको पूरा कर ले ताकि भाषा पूरी हो जाए। तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, इन भाषाओं में जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। उर्दू है भाषा, उसकी लिपि है फारसी। पंजाबी भाषा है पंजाबी, तो उसकी जो है लिपि गुरुमुखी है। तो इस तरह से भाषाओं का अलग अलग वर्गीकरण। अंग्रेजी भाषा है तो उसकी लिपि रोमन है। तो ये भाषा और लिपि का परस्पर संबंध। फिर आता है व्याकरण। व्याकरण, व्याकरण में क्या है? भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है? व्याकरण किसे कहते हैं? वी प्लस आ प्लस करण, इन 3 शब्दों से मिलकर बनाए व्याकरण। व्याकरण के ज्ञान के बिना भाषा का पूर्ण ज्ञान होना संभव ही नहीं है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने, समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। व्याकरण एक तरह से फिल्टर है। जैसे जलापूर्ति में फिल्टर आरओ लगाते हैं तो जो पानी की अशुद्धियां हैं वो रुक जाती है और हमें शुद्ध पानी मिलता है, वैसे व्याकरण का पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है ताकि भाषा को शुद्ध रूप में बोल सके, शुद्ध रूप में लिख सके। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने का पूर्ण ज्ञान किया जाता है, हमें अध्ययन किया जाता है।
व्याकरण के ज्ञान से भाषा को परिष्कृत किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। व्याकरण में 4 भाग हैं, इसके 4 अंग हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, जिनमें वर्णों का, अक्षरों का, मात्राओं का ज्ञान होता है। फिर शब्द विचार, जिसमें शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों के भेद का अध्ययन किया जाता है। फिर पद विचार, जिसमें पद के भेद, पद का अर्थ, उसका अध्ययन किया जाता है। फिर वाक्य विचार, ये 4 अंग है इसकी। वाक्य का अर्थ, वाक्य के भेद, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर इसके वाक्य के भेद, उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये व्याकरण का ज्ञान, बहुत सामान्य परिचय। फिर तीसरा लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिखित ध्वनि चिन्हों को या संकेतों को लिपि कहा जाता है। यानी जो भी मौखिक रूप से बोल रहे हैं उसको हम लिखते हैं, तो लिखने के लिए जो चिन्ह चाहिए, हमें जो प्रतीक चाहिए, उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो लिपि का ज्ञान भी होना जरूरी है। लिपि में भारत की जो प्राचीन लिपियां हैं वह 2 है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि आज लुप्त हो गई। खर के ओष्ठ, गधे के होठ जैसी आकृति वाली लिपि हुआ करती थी। दूसरी ब्राह्मी लिपि, कहते ब्रह्मा से उत्पन्न हुई लिपि, और उस ब्राह्मी लिपि से फिर इसका रूपांतरण हुआ, नामकरण हुआ नया देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से बनी है। आज जो हिंदी संस्कृत का हम जो बोलते हैं वो देवनागरी लिपि है, और ये इसकी बड़ी विशेषता है। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये वैज्ञानिक लिपि है, जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। इसमें कोई साइलेंट अक्षर, ध्वनि शून्य अक्षर नहीं है, और इसमें शिरोरेखा का प्रयोग होता है। हर अक्षर शब्द के ऊपर एक लाइन होती है, ऐसे इसको शिरोरेखा बोलते हैं। शिरोरेखा का प्रयोग होता है। इसका संपूर्ण लिपि समूह स्वर और व्यंजन 2 भागों में विभक्त है, और ये सरल लिपि है, सहज लिपि है। तो इस प्रकार हमने 3 जो भाषा व्याकरण लिपि है इसका अध्ययन किया, और आशा है कि आपको आनंद आया होगा, ज्ञानार्जन हुआ होगा, आपने इसका रसास्वादन भी किया होगा। धन्यवाद।